हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम आरपीएम एग्री नॉलेज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी जी फोर्थ सेमेस्टर में प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स में कुछ एमसीक्यूज जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये जहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे कि कानपुर यूनिवर्सिटी में, तो उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इसके अलावा जो भी अन्य एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सीड टेक्नोलॉजी से ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। इससे पहले बता दें कि हमने इस सीड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए अन्य वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। जो भी व्यूवर्स पहली बार देख रहे हैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, धान, गेहूँ, जौ, जई, मूंगफली के आधारी बीज की पृथक्करण दूरी होती है। ऑप्शन है इसके लिए 5 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और 6 मीटर। तो धान, गेहूँ, जौ, जई, मूंगफली के जो आधारी बीज या फाउंडेशन सीड्स हैं उसके लिए आइसोलेशन डिस्टेंस 3 मीटर होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, मक्का, ज्वार, मिर्च, भिंडी, चौलाई के आधारी बीज एवं प्रमाणित बीज की पृथक्करण दूरी होती है, तो इसके लिए ऑप्शन है 800 मीटर और 400 मीटर, 400 मीटर और 200 मीटर, 500 मीटर और 250 मीटर, 300 मीटर और 100 मीटर। तो जो मक्का, ज्वार, मिर्च, भिंडी, चौलाई है इसके आधारी बीज की जो पृथक्करण दूरी होती है वो 400 मीटर होती है, और प्रमाणित बीज की जो पृथक्करण दूरी होती है वो 200 मीटर होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, टमाटर, मेथी, सलाद पत्ता के आधारी बीज एवं प्रमाणित बीज की पृथक्करण दूरी होती है, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 50 मीटर और 25 मीटर, 400 मीटर और 200 मीटर, 500 मीटर और 250 मीटर, 300 मीटर और 100 मीटर। तो जो टमाटर, मेथी, सलाद पत्ता है इसके आधारी बीज की जो पृथक्करण दूरी होती है वो होती है 50 मीटर। इसके अलावा जो प्रमाणित बीज है या सर्टिफाइड सीड है उसके लिए आइसोलेशन डिस्टेंस 25 मीटर होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, गोभी वर्गीय सब्जियों, मूली, सलजम, पालक के आधारी बीज एवं प्रमाणित बीज की पृथक्करण दूरी होती है, तो इसके लिए ऑप्शन है यहाँ पर 50 मीटर और 25 मीटर, 400 मीटर और 200 मीटर, 500 मीटर और 250 मीटर, 1600 मीटर और 1000 मीटर। तो जो गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, कोल क्रॉप्स जिसको हम कहते हैं, या मूली है, सलजम है, पालक है, इसके आधारी बीज या फाउंडेशन सीड्स की जो आइसोलेशन डिस्टेंस होती है वो होती है 1600 मीटर। इसके अलावा जो प्रमाणित बीज है या सर्टिफाइड सीड है उसके आइसोलेशन डिस्टेंस होती है 1000 मीटर, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्याज के आधारी बीज एवं प्रमाणित बीज की पृथक्करण दूरी होती है, तो इसके ऑप्शन है 50 मीटर और 25 मीटर, 400 मीटर और 200 मीटर, 1000 मीटर और 500 मीटर, 1600 मीटर और 1000 मीटर। तो जो प्याज के फाउंडेशन सीड्स के लिए आधारी बीज दूरी होनी चाहिए 1000 मीटर और प्रमाणित बीज के लिए 500 मीटर होनी चाहिए, तो इसमें आपका सी विकल्प सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, गाजर के आधारी बीज एवं प्रमाणित बीज की पृथक्करण दूरी होती है। ऑप्शन है इसके लिए 1000 मीटर और 800 मीटर, 400 मीटर और 200 मीटर, 1000 मीटर और 500 मीटर, 1600 मीटर और 1000 मीटर। तो जो गाजर का आधारी बीज है उसके लिए जो दूरी होनी चाहिए वो 1000 मीटर और प्रमाणित बीज के लिए 800 मीटर होनी चाहिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, कद्दू वर्गीय सब्जियों के आधारी बीज एवं प्रमाणित बीज की पृथक्करण दूरी होती है। तो जो कद्दू वर्गीय सब्जियां होती हैं उसके फाउंडेशन या आधार बीज की दूरी होनी चाहिए 1000 मीटर, इसमें 800 मीटर भी होती है और 1000 मीटर भी होती है, तो इसमें और जो प्रमाणित बीज हैं उसके लिए 500 मीटर या 400 मीटर होनी चाहिए, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, संकर बाजरा के आधारी बीज एवं प्रमाणित बीज की पृथक्करण दूरी होती है। तो जो संकर बाजरा है उसके आधारी बीज की जो पृथक्करण दूरी होती है वो होती है 1000 मीटर, और जो प्रमाणित बीज है
उसके लिए 200 मीटर होनी चाहिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, सीड इंडेक्स से मतलब है, इसके लिए ऑप्शन है यहाँ पर वेट ऑफ 10 सीड, वेट ऑफ 100 सीड, वेट ऑफ 1000 सीड, वेट ऑफ 10,000 सीड्स। जो सीड इंडेक्स का मतलब या तात्पर्य होता है 100 दानों के भार से, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो सीड इंडेक्स है या बीज सूचकांक है वो मोटे अनाज वाले दानों के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे आपके मक्का है, चना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, टेस्ट वेट से तात्पर्य है, ऑप्शन है यहाँ पर वेट ऑफ 10 सीड, वेट ऑफ 100 सीड, वेट ऑफ 1000 सीड, वेट ऑफ 10,000 सीड्स। जो टेस्ट वेट होता है 20 बार, तो इसका तात्पर्य होता है 1000 दानों के भार से, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये जो टेस्ट वेट है ये स्मॉल जो ग्रेन्स हैं उसके लिए प्रयोग किया जाता है, स्मॉल सीड के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे चावल है, गेहूँ है, इसके लिए प्रयोग किया जाता है टेस्ट वेट का। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, फील्ड क्रॉप में सबसे अधिक अंकुरण प्रतिशत होता है। जो सबसे अधिक अंकुरण प्रतिशत 90% जो फील्ड क्रॉप में होता है उसके लिए ऑप्शन है मेज, बाजरा, व्हीट, कॉटन। तो सबसे अधिक मक्के में होता है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय बीज समिति बीज अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत है। तो जो बीज अधिनियम आपका आया था सीड एक्ट, उसकी किस धारा के अंतर्गत जो सेंट्रल सीड कमेटी है वो गठित की गई है। तो इसमें सेक्शन 1 है, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4। तो इसके सेक्शन 3 होगा। इसमें जो सेक्शन 3 के अंतर्गत केंद्रीय बीज समिति का निर्माण किया गया, कमेटी बनी थी। जबकि सेक्शन 1 के अंतर्गत है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ का वर्णन किया गया है। जबकि सेक्शन 2 में परिभाषाएं दी गई हैं और सेक्शन 4 में जो बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं उनका वर्णन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रमाणन अभिकरण या सर्टिफिकेशन एजेंसी बीज अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत है। तो इसके लिए ऑप्शन है सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7 और सेक्शन 8। तो जो बीज जो सर्टिफिकेशन एजेंसीज़ हैं वो सेक्शन 8 के अंतर्गत हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जबकि सेक्शन 5 में जो बीज किस्मों को अधिसूचित करना है और सेक्शन 6 में है आपका अंकुरण व शुद्धता आदि की न्यूनतम सीमाओं का निर्धारण करना कि बीज में कितना प्रतिशत अंकुरण है और उसकी शुद्धता क्या है। इनकी जो न्यूनतम सीमाएं हैं इसका निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा जो सेक्शन 7 है इसमें अधिसूचित किस्मों के बीज के विक्रय पर नियंत्रण करना होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रमाण पत्र का निरस्तीकरण बीज अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11 और सेक्शन 12। तो जो प्रमाण पत्र हैं उनका निरस्तीकरण सेक्शन 10 के अंतर्गत किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद इसमें जो सेक्शन 9 है इसके अंतर्गत जो प्रमाणन अभिकरण है उनके द्वारा प्रमाण पत्र का अनुदान देना इसके अंतर्गत सम्मिलित है। और जो सेक्शन 11 है इसमें अपील है। और जो सेक्शन 12 है इसमें जो बीज विश्लेषक होता है सीड एनालिसिस उसकी नियुक्ति को दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, बीज निरीक्षण की शक्तियाँ बीज अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत वर्णित हैं। तो इसके लिए ऑप्शन है सेक्शन 13, सेक्शन 14, सेक्शन 15 और सेक्शन 16। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सेक्शन 14 के अंतर्गत बीज निरीक्षक की शक्तियाँ सम्मिलित हैं, जबकि सेक्शन 13 में बीज निरीक्षक की नियुक्ति के विषय में बताया गया है। और सेक्शन 15 में बीज विश्लेषक की जो बीज निरीक्षक होता है उसकी कार्यविधि है। और सेक्शन 16 में बीज विश्लेषक की रिपोर्ट वर्णित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, दंड का अधिकार बीज अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत वर्णित है। इसके ऑप्शन है सेक्शन 17, सेक्शन 18, सेक्शन 19 और सेक्शन 20। तो इसमें आपका सेक्शन 19 के अंतर्गत दंड का अधिकार दिया गया है, जबकि सेक्शन 17 में जो अधिसूचित किस्मों के बीज के आयात एवं निर्यात पर प्रतिबंध है। और सेक्शन 18 के अंतर्गत है
विदेशी बीज प्रमाणीकरण अभिकरणों को मान्यता प्रदान करना, जबकि सेक्शन 20 के अंतर्गत संपत्ति का अधिग्रहण सम्मिलित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, नियम बनाने की शक्ति बीज अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? तो इसके लिए ऑप्शन है सेक्शन 21, सेक्शन 22, सेक्शन 23 और सेक्शन 25। तो जो नियम बनाने की शक्ति है वो सेक्शन 25 के अंतर्गत है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके अलावा देख लेते हैं सेक्शन 21 में आपका है कंपनियों द्वारा अपराध, और सेक्शन 22 में है सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही के लिए परित्राण, मतलब कोई भी अगर बीज अधिनियम का उल्लंघन नहीं करता है, इसको बचाने के लिए अगर कोई भी सरकार है या फिर कोई वहाँ पर बीज अधिनियम का कर्मचारी अगर वो कोई कार्यवाही करता है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इसके बाद 23 में दिया गया है निर्देश देने की शक्तियाँ, इसमें वर्णित हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, बीजों का हिम भंडारण या क्रायोजेनिक स्टोरेज कितने डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है -150 डिग्री सेल्सियस, -195 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस और -197 डिग्री सेल्सियस। तो जो बीजों का हिम भंडारण है वो -196 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, बीज की प्रवेशी वायु में से नमी निकालने की क्रिया कहलाती है। तो बीज में जो प्रवेशी वायु है उसके नमी निकालने की क्रिया को डीह्यूमिडिफिकेशन कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोबिया, मूंग, उड़द और चना के आधारी बीज एवं प्रमाणित बीज की पृथक्करण दूरी होती है। तो इसके लिए ऑप्शन है 50 मीटर और 25 मीटर, 10 मीटर और 5 मीटर, 500 मीटर और 250 मीटर, 1600 मीटर और 1000 मीटर। तो जो लोबिया, मूंग, उड़द, चना इसके आधारी बीज की जो दूरी होनी चाहिए वो 10 मीटर होनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रमाणित बीज है उसके लिए 5 मीटर होनी चाहिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, सोयाबीन के आधारी बीज एवं प्रमाणित बीज की पृथक्करण दूरी होती है। तो इसके लिए ऑप्शन है यहाँ पर सोयाबीन के जो आधारी बीज हैं उसके आइसोलेशन डिस्टेंस 5 मीटर होनी चाहिए। इसके अलावा जो सर्टिफाइड सीड हैं उसके लिए 3 मीटर होना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, संकर धान के बीज उत्पादन के लिए आधार एवं प्रमाणित बीज की पृथक्करण दूरी होनी चाहिए। तो इसके लिए ऑप्शन है यहाँ पर 200 मीटर और 100 मीटर, 400 मीटर और 200 मीटर, 500 मीटर और 300 मीटर, 5 मीटर और 3 मीटर। तो जो संकर धान है उनके बीज उत्पादन के लिए आधारी बीज जो आधारी या फाउंडेशन सीड्स हैं उसके लिए आइसोलेशन डिस्टेंस 200 मीटर होनी चाहिए, जबकि प्रमाणित बीज या सर्टिफाइड सीड के लिए 100 मीटर होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, मक्का में बीज मानकीकरण के लिए आधार एवं प्रमाणित बीज की भौतिक शुद्धता होनी चाहिए। तो जो भी सीड स्टैंडर्ड है उसके लिए फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड के लिए जो फिजिकल प्योरिटी है वो न्यूनतम यानी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, उसके लिए ऑप्शन है 90%, 95%, 98% और 100%। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 98%। लगभग सभी फसलों में आपका 98% ही होता है, जबकि 2% इनर्ट मैटर या जो अक्रिय पदार्थ होता है वो भी होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जबकि इसमें जो जर्मिनेशन है वो पहले हमने क्वेश्चन में बताया था कि जो फील्ड क्रॉप है उसमें सबसे अधिक मक्के में ही पाया जाता है 90%, और इसमें जो मॉइस्चर रखा जाता है वो मैक्सिमम 12% होना चाहिए, और अदर जो क्रॉप सीड हैं वो मैक्सिमम 10 प्रति केजी सीड होने चाहिए, इससे अधिक नहीं होने चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, गेहूं में आधार एवं प्रमाणित बीज का अंकुरण प्रतिशत न्यूनतम होना चाहिए। तो जो गेहूं है इसमें आधार और प्रमाणित बीज के लिए जो अंकुरण प्रतिशत है दोनों के लिए, जो कि सीड स्टैंडर्ड के लिए या जो बीज मानकीकरण के लिए उसका मानक है, उसमें 80 ऑप्शन है यहाँ पर 85%, 80%, 70% और 75%। तो इसमें आपका 85% होना चाहिए। तो इसमें
ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके अलावा चना में भी यही 85% पाया जाता है। और आपका जो 80% है जो अंकुरण है वो जो तिल और जिसको हम सिसमम के नाम से जानते हैं और नाइजर है और सैफ्लावर या कुसुम, उसके लिए 80% होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, ज्वार बाजरा अरहर में आधार एवं प्रमाणित बीज का अंकुरण प्रतिशत न्यूनतम होना चाहिए। तो जो ज्वार बाजरा अरहर है उसके प्रमाणित और आधारी बीज का अंकुरण यहाँ पर पूछा गया है कि न्यूनतम कितना होना चाहिए। तो इसके लिए ऑप्शन है 70%, 75%, 80% और 90%। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 75% वाला सही होगा। 75% है तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके अलावा जो 70% होता है वो आपके रागी है, सोयाबीन है, मूंगफली, अरंडी इनके लिए होता है। जिसमें ज्वार बाजरा अरहर इसमें जो मॉइस्चर बीजों को मॉइस्चर या नमी जब सीड मानकीकरण के लिए होती है वो 9% मैक्सिमम होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, धान के न्यूक्लियस सीड और ब्रीडर सीड के उत्पादन के लिए पादप अंतराल होना चाहिए। तो जो न्यूक्लियस सीड है और ब्रीडर सीड है इसके उत्पादन के लिए पादप अंतराल कितना होना चाहिए। तो इसके लिए ऑप्शन है यहाँ पर 20 × 15 सेंटीमीटर, 30 × 20 सेंटीमीटर, 22.5 × 15 सेंटीमीटर और 22.5 × 20 सेंटीमीटर। तो धान के न्यूक्लियस और ब्रीडर सीड उत्पादन के लिए पादप अंतराल 30 × 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके अलावा जो 22.5 है × 15 सेंटीमीटर है ये फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड के लिए होता है, जबकि यहाँ पर जो फाउंडेशन और सर्टिफाइड जो कि आपके शॉर्ट ड्यूरेशन वाली जो वैरायटीज़ हैं उनके लिए ये प्रयोग करते हैं, जबकि जब लॉन्ग ड्यूरेशन वाली जो वैरायटीज़ होती हैं उनके लिए 22.5 × 20 सेंटीमीटर प्लांटिंग डिस्टेंस पर फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड को तैयार किया जाता है। तो ये सब आपका सीड स्टैंडर्ड या बीज मानकीकरण के अंतर्गत दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, कपास के बीज उत्पादन के लिए आधार और प्रमाणित बीज की पृथक्करण दूरी होनी चाहिए। तो इसके लिए ऑप्शन यहाँ पर है 400 मीटर और 200 मीटर, 300 मीटर और 200 मीटर, 1000 मीटर और 800 मीटर, 50 मीटर और 30 मीटर। तो कपास बीज उत्पादन के लिए जो फाउंडेशन सीड के लिए या आधारी बीज के लिए 50 मीटर, जबकि प्रमाणित बीज या सर्टिफाइड सीड के लिए 30 मीटर होनी चाहिए। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, कपास के बीजों का अंकुरण प्रतिशत न्यूनतम होता है। इसमें ऑप्शन है यहाँ पर 65%, 55%, 70% और 80%। तो जो कपास हैं उनके बीजों का जो अंकुरण प्रतिशत न्यूनतम होता है वो 65% होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें जो कपास हैं, कपास में जितने भी आपके फील्ड क्रॉप हैं उसमें सबसे न्यूनतम आपका कपास में ही होता है बीजों का अंकुरण न्यूनतम 65%, लेकिन अधिकतम की बात करें तो आपका मक्का होता है 90%। जबकि इसमें जो जेनेटिक प्योरिटी होती है कपास में वो फाउंडेशन सीड के लिए 95%, जबकि सर्टिफाइड सीड के लिए वो 90% होनी चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, कुसुम की बीज दर केजी प्रति हेक्टेयर है। इसमें ऑप्शन है 4 kg पर हेक्टेयर, 1.5 kg पर हेक्टेयर, 7.5 kg पर हेक्टेयर और 20 kg पर हेक्टेयर। तो जो कुसुम है इसकी बीज दर 7.5 kg पर हेक्टेयर होनी चाहिए या होती है, इसकी आवश्यकता होती है। जबकि 4 kg जो है वो आपके तिल या शीशम के लिए आवश्यक है, जबकि जो 1.5 kg है वो नाइजर के लिए प्रयोग की जाती है। जबकि 20 kg आपके लोबिया है, ग्रीन ग्राम है मूंग, और जो आपका ब्लैक ग्राम उड़द है उसके लिए 20 kg बीज की आवश्यकता होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है और ये लास्ट क्वेश्चन है, संकर मक्का में NPK की मात्रा होनी चाहिए। तो जो संकर मक्का है इसके लिए ऑप्शन है यहाँ पर 100, 50, 50, 150, 75, 40, 100, 75, 37.5, 20, 40 से 60 और 20। तो जो संकर मक्का है इसमें NPK की जो मात्रा है वो
150, 75 और 40 होनी चाहिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है होगा। जबकि जो 100, 50 और 50 है, ये आपके धान के लिए मात्रा इतनी रिकमेंड की गई है NPK की। जबकि 100, 75 और 37.5 ये ज्वार और बाजरा के लिए इतनी फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है, NPK की आवश्यकता होती है। जबकि 20, 40 से 60 और 20 ये अरहर के लिए आवश्यक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।